Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel and welcome back to chapter number 4. We have already discussed the topic vapor pressure. Today we will discuss that factors which affect the rate of vapor pressure. So let's start the topic. हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि वेपर प्रेशर पर असरअंदाज नहीं होते, जैसे कि लिक्विड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ये दोनों चीज़ें वेपर प्रेशर के रेट को वेरी नहीं करती, जबकि कुछ फैक्टर्स थे जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते थे, जैसे कि नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ लिक्विड में असल में दो चीज़ें हैं, एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी। जब वीक फोर्सेस होती हैं तो मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं और वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उन फोर्सेस को तोड़ना मुश्किल है। तो इसके लिए हम सेकंड फैक्टर को वेरी करते जाते हैं, जो कि है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी वो लेते जाएंगे वो अपनी फोर्सेस को तोड़ देंगे, और फोर्सेस को तोड़ने के बाद वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास जो वेपर प्रेशर का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पर हमारे पास टेबल है। टेबल में वाटर का वेपर प्रेशर बताया गया है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वो सरफेस को लीव करते जाएंगे और हमारे पास कलेक्टिवली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये टेबल प्रेजेंट है बुक के ऊपर, टेबल 4.3। तो जिस लिहाज से हम टेम्परेचर को वेरी करते जाते हैं उसी लिहाज से हमारे पास प्रेशर वेरी करता जाता है। 0 से 10 पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएशन आती है वो है 4.579 से 9.209। इसी तरह 90 से 100 तक देखते हैं तो हमारे पास 527.8 से 760 टॉर बन जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाता है। ये तो था कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फैक्टर ये डिसाइड करता है कि कैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर के साथ। टेक्स्ट बुक के ऊपर टेबल है 4.4 जिसमें चंद लिक्विड्स के वेपर प्रेशर बताए गए हैं। टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, जो कि सबके लिए सेम है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा। तो टेबल अगर हम देखें तो आइसोपेंटेन का टेबल में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है और ग्लिसरॉल का सबसे कम है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रो दे देती हूँ। आइसोपेंटेन चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अल्केन है, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा है। इसमें बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। डाईइथाइल ईथर है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें लंदन फोर्सेस होती हैं, लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इथानॉल, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है मर्करी, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर जो ग्लिसरॉल का है वो सबसे कम है और आइसोपेंटेन का सबसे ज्यादा है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।